नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माँ के कहने में आकर बेटी ने उजाड़ा अपना घर, तो पिता ने घमंडी बेटी को सिखाया ऐसा सबक कि आप दोनों की तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़ी रूही और अरमान विवाह के बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथ में तलाक की कागजों की एक एक प्रति थी। दोनों चुप थे। तभी रूही के वकील बड़ी खुशी से रूही के मम्मी पापा को बधाई देने लगे, तो रूही की मां ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। अरमान, जो अभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। वही रूही जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि वह आज शायद जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही हैं जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आज से तुम आजाद हो। आवाज सुनते ही रूही ने देखा तो अरमान उसके सामने था। रूही ने देखा कि अरमान का निराश और मायूस चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। इससे पहले कि रूही उसे कुछ कहती, अरमान वहां से चलता बना। अरमान, अरमान, रूही जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तब उसके कानों में माँ की आवाज आई, रूही बेटी क्या हुआ? रूही उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? रूही नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब अरमान नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, विमला जी ने कहा। लेकिन रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वो भी तो आज़ादी ही चाहती थी। माँ के जाने के बाद रूही ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जैसे ही वो अपने आंसू को पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी वह रोया करती तो अरमान उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए अरमान बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो रूही उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसे चुप करवाने के लिए उसके पास अरमान कहाँ था। बिस्तर पर लेटे हुए रूही यादों के समंदर में गोते खाने लगी। रूही और उसकी बड़ी बहन जूही को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े ही नाजों से पाला था। खास तौर पर रूही तो अपनी माँ की लाडली थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर राम सिंह जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो रूही को अपने लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई उसकी मांग पूरी ना कर पाया तो इस पर रूही की माँ कहती, अरे अपनी जूही के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। रूही के लिए भी हम ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। अरमान एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। देखने में वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे। वो सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ रूही के रिश्ते की बात चली तो विमला जी और राम सिंह जी को वो पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। रूही ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। अरमान के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद रूही ने जिद ठान ली कि वो हनीमून के लिए केवल पेरिस ही जाएगी, जबकि अरमान भारत में ही कहीं घूमना चाह रहा था। उसने समझाने की कोशिश की, परंतु रूही नहीं मानी और पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इस बारे में जब अरमान को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, रूही, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? ये काम तो मैं भी कर सकता था। तो रूही बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। मैं मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन रूही, मैंने मना भी कहाँ किया था, अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी।
अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ, तो माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ, इसमें तब परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना है। आखिरकार अरमान को रूही की बात माननी पड़ी और वह दोनों शादी के 5 दिन बाद ही पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस के होटल में पहुंचते ही रूही अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने को तैयार हुए तो रूही जींस टॉप पहनकर बाहर आई। अरमान उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर रूही चंचल स्वर में बोली। अरमान, मुझे आज सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारे यहाँ की टिकट बुक करवा दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास की किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे ये नज़ारे देखने को ही ना मिलते। रूही ने ये बात बचपने में कह दी तो अरमान को बुरा लगा, लेकिन रूही तो अपनी धुन में मस्त थी। हालांकि अरमान भी ये बात समझता था कि रूही ये सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और फिर उसे उसकी ये मासूमियत भी तो पसंद थी। उसने रूही को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। जब वे भारत वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए विमला जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तो अरमान बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बनाकर रखा है। 2-3 दिन में वो गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, उसका क्या? विमला जी बोली। तो रूही भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है रूही, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा, ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर अरमान अपने घर चला गया। वहीं जब रूही को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उसे बोले, बेटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं, और फिर ससुराल कहाँ भागा जा रहा है। पहले हम तो मिलेंगे अपनी बेटी से। कहने में विमला जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर रूही अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह अरमान रूही को नींद से जगाने लगा। रूही उठो, 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो रूही बोली, अरे अरमान, अभी मुझे और सोना है, सब्र की थकान अभी उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के अरमान कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया। अरमान बोला, सब्र से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दे। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद अरमान के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन रूही ने एक दिन में उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपने मम्मी से मिलने। उसकी सास ससुर भी जानते थे कि वो दिल की बुरी नहीं है। अक्सर रूही उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उसका अच्छा खासा लगाव हो गया था। जब उसकी सास ससुर गाँव वापस जाने लगे तो रूही उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद रूही को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन अरमान अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन रूही ने अरमान से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी, आज शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। रूही को मना करना अरमान को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए रूही बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया, लेकिन तभी अरमान का फोन आया कि आज जल्दी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही रूही की भौहें तन गई और पारा चढ़ गया।
वह उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और ये सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि अरमान को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तब उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है कि मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता। चल बेटिया, आज हम दोनों शॉपिंग कर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा तो रूही खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का, कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। रूही अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चलेगी। उधर अरमान जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, ये सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही कराऊंगा। रूही को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो रूही को घर पर ना देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फ़ोन किया तो रूही बोली, सॉरी अरमान, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही अरमान उदास हो गया। एक बार फ़ोन करके बता तो दिया होता। अरे अरमान, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गरम करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। रूही की ये बात अरमान को बहुत बुरी लगी। मेरा खाना खाए हुए बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद रूही भी घर लौट आई। अगले दिन अरमान जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी रूही बोली, अरमान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इतना कहते कहते वो बॉस वैशी की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। अरमान परेशान सा हो गया। रूही, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरमान ने ऑफिस में फ़ोन करके देर से आने को कह दिया और रूही को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रूही का चेकअप किया। कुछ देर बाद अरमान को कैबिन में बुलाया। अरमान घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? अरमान ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही अरमान की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन रूही कुछ परेशान हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो रूही बोली, अरमान, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। अरमान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, रूही, अभी तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम उस पर सबसे ज़्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। अरमान के समझाने पर रूही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से अरमान को एक खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि रूही पर किसी चीज़ का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए अरमान ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि रूही के पास उसकी एक सहेली का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद रूही ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, व्हाट आई यू थिंक रूही, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई। सहेली की बात सुनकर रूही बोली, अरे यार क्या बताऊँ, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरमान तो ये बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की ज़िंदगी में पड़ता है। पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई है, अभी ही तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फ़ोन रखने के बाद रूही सोच बैठ गई। कभी तो उसे अरमान की खुशी का ख्याल आने लगता, तो कभी अपनी आज़ाद ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वो एक निर्णय पर पहुंच गई
और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। तो इसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारी हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शाम को जब अरमान घर पर लौटा तो रूही ने कहा, अरमान, मैंने फैसला कर लिया है। रूही की बात सुनकर अरमान उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला? इस बात का फैसला यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, रूही बोली। तो अरमान को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने शीशा घोल दिया हो। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अरे एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी नन्ही सी जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर अरमान ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, देखो रूही, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वो रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा। कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। कम ऑन अरमान, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पास चलेंगे। तभी अरमान जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कह सकते हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी रूही बोली, अरमान, मैं तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या ना चलो वो तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। अरमान गुस्से से कांपता हुआ बोला, रूही, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? अरमान, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर रूही बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन अरमान की आंखों से नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वो रात काटी और अगले दिन सुबह रूही के घर पर फ़ोन कर दिया। उस समय रूही के पापा घर पर थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो अरमान ने उन्हें रूही की माँ बनने की बात बताई। तो वो बोली, अरे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है, जो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। रूही के पापा ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए रूही बोली, अरमान, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन अरमान कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। रूही अस्पताल पहुँची तो उसकी मम्मी बही उसका इंतज़ार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहाँ पहुँच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो रूही इधर उधर देखने लगी। अरमान कहीं नहीं था। उसने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इतने भी क्या नाराज़गी, जो फ़ोन पर बात तक नहीं कर रहा मुझसे? रूही ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो वो बात करना दूर तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गई। फिर रूही ने अरमान को फिर से फ़ोन लगाया। बहुत बार फ़ोन करने के बाद उसे फ़ोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फ़ोन किया है तुमने कि हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया? एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है? ये सुनकर रूही रूंधी आवाज़ में बोली, अरमान, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मनमुटाव को सुलझा लेंगे। नहीं रूही, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर अरमान ने फ़ोन रख दिया। रूही की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। जब उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी,
ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी अरमान मुझसे बहुत गुस्सा है, कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते बोलते अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर रूही को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। अरमान यूं ही राय का पहाड़ बना रहा है। रूही अपनी माँ के साथ अपने मायके में गई। मायके में रहते हुए वो हर पल अपने पति का आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो अरमान उसे लेने आया, ना ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ रूही की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फोन में अरमान के साथ खुद की फोटो देख देख कर वो रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी मैं जानता हूँ कि तो अरमान से बहुत प्यार करती है, उसके बिना एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर रूही बोली। तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ने ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोते रहते हो? इतना सुनते ही रूही बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती? हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी को इतना भी ना समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है? तुम्हें तो अपनी ही संतान का इतना कहते कहते उसके बाबा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर रूही को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। राम सिंह जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने अरमान को फोन लगाया। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है। मेरी बेटी की करतूत ने ये एक हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ रूही जिद्दी है, परंतु ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो। नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो रूही से कहा था कि घर उसका है, वो जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूँगा। अगर मेरी बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में अरमान ने रूही को फ़ोन लगाया तो अरमान की कॉल देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो रूही, कैसी हो तुम? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए रूही बोली, इतने दिनों बाद तुमने आज मेरी याद आई है? तुमने तो ये जाना तक ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक है या भी नहीं। अच्छा बताओ कैसे फ़ोन किया? अरमान बोला, रूही जो हो गया सो हो गया, अपना गुस्सा भूल कर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाता हूँ। तभी रूही बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरमान ने पूछा तो रूही बोली, अरमान मेरी एक शर्त है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी अरमान हैरानी से बोला, रूही पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है अरमान, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। रूही बोली तो अरमान गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी।
इतना कहकर रूही ने फोन पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या है? अगर मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ तो मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी राम सिंह जी भी वहां आ गए। हुई गुस्से में बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने अरमान को फोन क्यों किया कि उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे? हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी, जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर राम सिंह जी अपने कमरे में चले गए। हुई गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी अरमान को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। न जाने क्या समझता है वे अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बैठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फोन पर बात क्या हुई, ये तो बताओ। विमला जी ने पूछा तो रूही ने अरमान के साथ हुई सारी बात बता दी। तो विमला जी बोली, ठीक है बेटा, अगर अरमान ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में अरमान के पास तलाक के कागज पहुंच गए। जैसे उसने वो कागज पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है। सारी पुरानी बातें उनकी जहन में आने लगी और उसका सारा सर चकराने लगा। अपना सिर पकड़कर वो धम से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी रूही ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए अरमान ने रूही को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से रूही की माँ ने फोन उठाया। मैं रूही से बात करना चाहता हूँ, अरमान ने कहा। तो विमला जी बोली, अब बात करने को बचाए क्या है? रूही तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती, वैस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी रूही का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन जूही को फोन लगा दिया। बातें करते हुए जूही बोली, तुझे क्या बताऊं रूही, भूख और प्यास के मारे मेरी जान ही निकली जा रही है। तो रूही हैरान होते हुए बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया? अरे रूही, क्या तू नहीं जानती, आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। अरे तेरी जीजा जी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद दी है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी आशिक भरे बस मुझे देखते ही जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही रूही के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है जूही, रूही के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी अरमान ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने एक साथ बैठकर सरगी कराई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे, वो भी मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले गए थे। सोचते सोचते रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी अरमान को फोन करके अपने किए की माफ़ी मांगे। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, रूही देख तो, कोई लेटर आया है। रूही ने खोलकर देखा तो उसमें अरमान के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। अरमान ने साइन कर दी?
इसका मतलब वो भी अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फोन करूं? गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन वो ही बाजार गई तो उसे अपनी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बद्दी बद्दी दिखाई दी। उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था। पूछने पर उसकी सहेली बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर रूही के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उस बच्चे के चक्कर में ना पढ़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए रूही बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अब तू ही हारो ही। वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हम अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचता ही था, तो अब क्यों नहीं? इतना सुनते ही रूही का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। इसके बाद वह कुछ ना बोल पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग में तुम्हें तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब जब तुम उस जेल से आज़ाद हो जाओगी तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बड़े ही ऊंचे खानदान से। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। विमला जी ने कहा तो रूही जोर से चिल्लाई, मम्मी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई, लेकिन रूही बस मोबाइल में अरमान की तस्वीर देखती ही जा रही थी। तभी उसके पिता राम सिंह जी उसे कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगी। रूही ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी राम सिंह जी बोले, बेटी, आज तो इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू जो चाहती थी आखिर वही तो हो रहा है। आप सही कहते थे, मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी है। काश तू ये बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों के एक डोर से बांधता है। अरमान ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम इसे संभाल नहीं पाए। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार अरमान के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधा कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात रूही को समझ में आ गई। उसने तुरंत अरमान को फोन किया, लेकिन वह जाती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो रूही ने तय कर लिया कि वह अगले दिन अरमान से मिलने जाएगी। अगली सुबह वो तैयार हो गई, अरमान के ऑफिस में पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि अरमान किसी जरूरी मीटिंग में है। रूही वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने अरमान को बता दिया था कि रूही मैम आपसे मिलने आई हैं, लेकिन अरमान उससे मिलने नहीं आया। देखते ही 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद रूही अंदर गई। उसकी आंखों की लाली देखकर अरमान समझ गया था कि वह बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में रूही बोली, अरमान, क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी तो अरमान बोला, रूही, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डी गुड़िया का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से संभाल पाया हूँ। माफ करना रूही, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। रूही बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन अरमान नहीं माना। जो अरमान अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है। कि अरमान तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। रूही उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर अरमान खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी रूही का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो गया?
खुद को शांत करके उसने रूही के पिता राम सिंह जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी रूही का मैंने इतना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ नजर आ रहा था। तभी राम सिंह जी बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें दोबारा ये टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वो उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो रूही तुम्हारे पास आएगी वो रिश्तों की कदर करना जानती होगी। शायद रूही आ चुकी है, मैं फ़ोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? रूही की माँ ने पूछा तो रूही बोली, माँ, अरमान ने मुझे माफ़ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो उस अरमान से मिलने गई थी, उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया? तो फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तो राम सिंह जी की सब्र का बांध टूट गया। बस विमला, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। कड़कती आवाज में राम सिंह जी बोले। विमला जी हैरान रह गई। फिर रूही बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस मेहमान की कोई गलती नहीं है। मुझे उसके प्यार की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है, जब मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही। रूही बोलती जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजर झुका करके ये सब सुनती जा रही थी। फिर रूही बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उसे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर रूही ने दरवाजे की चौखट लांग दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी देर में विमला जी के फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी जूही बोली, मम्मी बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटे, क्या बात है? विमला जी बोली तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं भी अपने बच्चे को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही विमला जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे, इतना भी बुरा नहीं है वो। दोस्तों, अगर इसी तरह हर माता पिता अपने विवाहित संतान की हर अनुचित बात का समर्थन करना बंद करती तो संसार में ना जाने कितने ही संबंध टूटने से बच जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।